हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग 2022 का सेट 1 अनसॉल्व करने वाले हैं। हमने इसका ऑलरेडी एक वीडियो दे दिया है, 1 पार्ट इसका हमने दे दिया है। ये जो उसको आपने नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक ना। ये जो भी हम सेट करा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको 2023 बोर्ड में जरूर देखने को मिलेगा। इससे कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक ना। 2022 बोर्ड में आपसे कई क्वेश्चन मिलेंगे, ये तो 100% है, ठीक है ना। तो चलिए हम अब अगले पार्ट को हम करते हैं। तो अगले वीडियो हमने खंड 2 तक कर लिया था। अब इस वीडियो हम लोग खंड तीसरे को सॉल्व करते हैं, ठीक ना। ये 2 नंबर का आपका एग्जाम में आएगा। ये आपका एग्जाम कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का आएगा। आपको मुफ्त में 2 नंबर देके जाएगा, ठीक ना। बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि आप इसको देखेंगे तभी आपको आसान लगेगा, नहीं देखेंगे तो आपको आसान नहीं लगेगा। ठीक है, खुद से आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस चाहता है, तो आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तभी आपसे सॉल्व हो पाएंगे, ठीक ना। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 96 का और 404 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, वो भी किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको बोल देता है तो क्या करना है आपको, इन दोनों का पहले आप एलसीएम निकाल लीजिए अलग अलग, ठीक ना। तो चलिए हम 96 का एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक ना। सबको एलसीएम तो आता ही होगा, ठीक है। हम जल्दी लिख करके दिखा दें, ठीक ना। ठीक है, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, ठीक ना। 2 से काटेंगे 24 बार में, ठीक ना। 2 से काटेंगे 12 बार में, फिर 2 से काटेंगे 6 बार में, फिर 2 से काटेंगे इसको 3 बार में, फिर 3 से 1, ठीक ना। हमने कर दिया क्योंकि आपको एचसीएफ तो एलसीएम तो आता ही होगा, ठीक ना। और उसका क्या कीजिए, आप 404 किसी तरह निकाल लीजिए। 404 का निकाल लीजिए, 2 से काटिए 202, ठीक ना। क्योंकि 202 का जब दुगुना करेंगे 404 आ जाएगा। फिर इस 2 से काटिए 101, ठीक ना। अब 101 किसे कटेगा? खुद से कटेगा, ठीक ना। बस अब इन दोनों क्या कीजिए, अब इन दोनों को लिख लीजिए आप, ठीक ना। देखिए 96 को लिखिए। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? एलसीएम का मतलब होता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि। आज अब देखिए इस सब अभाज्य गुणनखंड है, ठीक ना। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या है जो एक या स्वयं कतिक अन्य संख्या से न कटे, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए ये 2 अभाज्य है कि नहीं है? 2 सबसे अभाज्य छोटी संख्या होती है, ठीक ना। आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 1 दे देगा, 0 दे देगा, 2 दे देगा, 3 ऐसे दे देगा, तो आपको 2 में ट्रिक मारना है, ठीक ना। तो चलिए, तो इसको आप सबको लिख लीजिए। आप यहाँ पर आके सबको लिख लीजिए, ठीक ना। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक ना। ये 3 2 5, 3 2 5, ठीक ना। फिर 3। अब इसको 404 को लिख लीजिए इसके सामने। 2 गुणे 2 गुणे 101, ठीक ना। अब यहाँ से क्या ज्ञात करना है आपको? यहाँ से एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है आपको ना, और एलसीएम भी ज्ञात करना है। बस आपका आंसर आ गया है, ठीक ना। कुछ आपका आंसर आ गया, ठीक ना। अब देखिएगा एलसीएम एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए अब आप इसमें देखिए, इस दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, मतलब दोनों में जो हु बहू हो, तो आपको 2 दिखाई दे रहा है, ठीक ना। एक और 2 दिखाई दे रहा है। अब कोई 2 दिखाई दे रहा है, देखिए ऊपर 2 है लेकिन नीचे 2 है, ऊपर 2 है फिर नीचे, ऊपर 3 नीचे 3 नहीं है, ठीक ना। तो यही दोनों में कॉमन थे, ठीक ना। तो देखिए जो दोनों में कॉमन होंगे, ठीक ना, ऐसे तो बड़ी कोई कॉमन दिखाई नहीं दे रही है, यही ना है। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन? 2 है ना, तो यहाँ पे 2 लिखिए, यहाँ पे 2 लिखिए, 2 दूना 4, आपका ये एचसीएफ हो गया। मतलब जो कॉमन होंगे उनको यहाँ पे एचसीएफ में लिखेंगे, जो कॉमन मिलते हैं उनको क्या करते हैं? एचसीएफ में लिख देते हैं, ठीक ना। देखिए 2 कॉमन था, उसके बाद लिख लिए, फिर गुणा का गुणा चिन्ह लगा दिया, फिर एक और था, अब इन दोनों गुणा करा दिया, ठीक ना। जो कॉमन होता है उसी को हम एचसीएफ में लिखते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब एलसीएम क्या करते हैं? एलसीएम में होता क्या है कि एलसीएम में जो कॉमन होता है उसको तो लिखते ही लिखते हैं, जो क्या होता है, आज जो नहीं होता उसको भी लिख लेते हैं। एक बार और सुनिए, एलसीएम क्या करता है? एलसीएम में जो कॉमन होता है उसको तो लिखते ही लिखते हैं, लेकिन जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए इस कॉमन को लिख लीजिए। कॉमन कितने हैं? ये 2 गुणे 2, ठीक ना। 4 बार नहीं लिखना है क्योंकि 2 ही कॉमन जो मिलता है उसको एक ही बार लिखते हैं, ठीक ना। अब जो नहीं मिला उसको भी लिख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 101, ठीक ना। हो गया। देखिए कॉमन मिलता है उसको हम लिख लिए यहाँ पर, और देखिए 2 2 यहाँ 2 2 लिख दिए, फिर 3 लिख दिए, फिर 101 लिख दिए, ठीक ना। जो कॉमन नहीं मिला उसको लिख लिया, ठीक ना। अब आप इन सब गुणा कराएंगे तो आपको आएगा, अब इन सब गुणा करके देखिएगा आपको आएगा 96 96, ठीक ना। ये आपका एलसीएम हो गया, ठीक ना। ये आपका क्या हो गया? एचसीएफ हो गया, ठीक ना। हमने क्या बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सब का एलसीएम निकाल लेना है, और एलसीएम के बाद इस तरह लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद जो कॉमन दिखाई देगा, उसको क्या करना है? आपको एचसीएफ में लिख लेना है। आज जो कॉमन दिखाई देगा उसको तो लिखना ही लिखना है, आज जो नहीं मिलेगा उसको एलसीएम में लिख लेना है, उसका गुणा करा कर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इस तरह अब दूसरे पार्ट को करते हैं।
अब देखिए ख को देखिए कह रहा है के किस मान के लिए। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा VIMP, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा VIMP है आपके लिए, ठीक ना। कह रहा है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण इतना एवं इतना के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आपने क्वेश्चन तो पढ़ने समय देख लिया कितना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ठीक ना। तो इसको कैसे करेंगे उसको पहले आपको ध्यान से देखिए, कैसे आपको लिखना है एग्जाम में, तभी आपको फुल मार्क मिलेगा, ठीक ना। तो आप लिखेगा पहले ख नंबर है, इसको आप लिखा कैसे लिखना लिखेगा रैखिक समीकरण, आपको ऐसे ही लिखना है एग्जाम में, ठीक ना। रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं जब आपको इस तरह लिखना है, ठीक ना। रैखिक समीकरण का अनेक हल होते हैं जब क्या होता है A1/A2, ठीक है ना, A2 बराबर होते हैं B1/B2, ये बराबर होते हैं किसके C1/C2 के। इस तरह आपको जरूर लिखना है, ठीक ना, तभी आपको 2 नंबर मिलेगा, नहीं तो 1 नंबर मिलेगा, ठीक ना। रैखिक समीकरण का अनेक हल होते हैं जब A1/A2 बराबर होते हैं B1/B2 का, B1/B2 किसका C1/C2 का, ठीक ना। तो चलिए इसमें हम A1 इसमें पता करते हैं। इसमें A1 कौन होगा, x का जो गुणांक होगा A होगा, y का जो गुणांक होगा क्या होगा B होगा, और ये तो C होता ही है, ठीक ना, क्योंकि आपने इसको पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसमें ले लेते हैं के, इसको लेते A1 क्या होगा के बट्टा A2 क्या होगा, A2 आपका होगा 12, यहाँ पर 12 लीजिए, बराबर का चिन्ह बराबर। B1 क्या होगा, B1 आपका क्या होगा यहाँ में 3 लीजिए। B2 क्या होगा, B2 इसका लीजिए के, ठीक ना। अब आपका C1 क्या होगा, C1 आपका ये होगा, C1 आपका ये होगा ना। क्या कर लीजिए आप इसको लिखेंगे चैलेंज, मुझसे कोई दिक्कत नहीं क्यों, क्योंकि आपको एक ही के का पास मान चाहिए ना। यदि आपको यहीं से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं यहीं से, ठीक ना। यदि आपको दो चर का मान चाहिए तो आप एक समीकरण और लिखना पड़ेगा, ठीक ना। तो देखिए यहीं से हम आपको सॉल्व कराते हैं, क्योंकि उसका कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक ना। आप इसको C1 में लिखना तो आप इसको लिख दीजिएगा यहाँ पर, इसको फिर C2 में लिखना तो आप इसको लिख लीजिएगा, तभी आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हमको बस इतना ही ज़रूरत है, तो हम इसी से करा देते हैं, ठीक है। अब चलिए के का मान चाहिए ना, तो के का देखिए अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक ना, इसमें गुणा करा दीजिए, ठीक ना। एक के का गुणा कराएंगे के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। 12 में 3 से 12 3 36, ठीक ना। आपको के का मान चाहिए ना, तो आप क्या कीजिए स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, तो किस में हो जाएगा 36 अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक ना। तो के का मान इसका आपका आ जाएगा 6, ठीक ना। देखिए एकदम तुच्छ सवाल था, एकदम फर्जी सवाल था नहीं था। देखिए सबसे पहले आपको किस तरह करना है कि पहले लिखना है, देखिए समीकरण के अनेक हल होते हैं जब A1/A2 बराबर होते हैं B1/B2 के, ये बराबर होते हैं C1/C2 का, हमने लिख लिया, ठीक ना। अब देखिए आपका A1 का मान इसमें क्या दिया था के दिया था, और A2 का मान क्या दिया था 12, हमने लिख लिया है, यहाँ पर लिखा है, ठीक ना। अब B2 का मान क्या दिया था, आपका 3 दिया था, हमने 3 लिख लिया है, और B2 का B2 का मान क्या दिया है के दिया था, हमने के लिख लिया, ठीक ना। अब C1/C2 लिखने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको एक ही चर का मान चाहिए तो आप एक ही इसी दोनों से कर सकते हैं, ठीक ना। अगर 2 चर का मान चाहिए तब आप अगला लिखना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए हमने इसको कर लिया, करते हैं हम लोग ग नंबर को। देखिए ग नंबर कह रहा है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक ना। एक त्रिभुज ABC है जो समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की गुण क्या होती है, समबाहु त्रिभुज गुण होती है कि उसकी कोई भी 2 भुजाएं बराबर होती है समद्विबाहु त्रिभुज की, ठीक ना। जिसका कोण क्या है, कोण C क्या है, समकोण है, ठीक ना। सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर होते हैं 2AC स्क्वायर के, ठीक ना। तो इसको एकदम आसान से आसान आप यूट्यूब पर खोज देंगे तो इससे आसान नहीं मिलेगा आपको, ठीक ना। तो चलिए आसान विधि से वो हम करा देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है क्या करना, लिखना है कि सिद्ध करना है, क्या पर लिखेगा आपको दिया है, क्या लिखा है दिया है, आपको जो दिया उसी तरह आपको लिखना है, ठीक है। लिखिएगा त्रिभुज ABC एक क्या है समबाहु त्रिभुज है, क्या है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक ना। आपको दिया त्रिभुज है तथा कोण C क्या है समकोण है, आपको इतना लिख देना है, ठीक ना। समकोण है, इतना आप लिख देना। अब चलिए आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसको हम आसान विधि करते हैं। उसके पहले आपको क्या करना है, उससे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक ना, क्योंकि उसमें C क्या है समकोण है, तो आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए। एक हमने समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है ना।
आप इन के साथ से एग्जाम में एकदम अच्छे से बनाएगा, ठीक ना। चलिए आप इसको नाम दीजिए ए, इसको नाम दीजिए आप लोग बी, इसको नाम दीजिए आप लोग सी, क्योंकि यहाँ पर सी समकोण है। समकोण क्या है, जहाँ पर 90 डिग्री कोण बना, ठीक ना। तो ये वाला क्या हो गया, समकोण हो गया, ठीक ना, समझ रहे हैं। अब चलिए आपको सिद्ध क्या करना है, उसको लिखिएगा यहाँ पर, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक ना। सिद्ध करना क्या है कि ए बी का स्क्वायर बराबर होते हैं 2AC स्क्वायर का, ठीक ना। अब क्या कीजिएगा, देखिए आप इसमें आपको कहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज ABC, ये क्या है आपका समबाहु त्रिभुज है ना। तो समबाहु त्रिभुज की क्या खास बात होती है, इस कोई भी दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो आप इसको और इसको क्या कर लीजिए, बराबर मान लीजिए, ठीक ना। अब हमने इसको और इसको क्यों नहीं माना, इसलिए नहीं माना क्योंकि कोण जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, इसलिए हमने उसको नहीं माना, ठीक ना। तो ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है, ठीक ना। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा यहाँ पर कि AC बराबर CB कहाँ से हमको दिया है, ठीक है ना। देखिए दिया कि नहीं, काय समबाहु त्रिभुज आपको दिया ही है, तो AC बराबर CB या BC कुछ लिख सकते हैं, ठीक ना। अब चलिए अभी हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या कीजिए, जब समकोण त्रिभुज मिल गया तो आपको समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं ना। तो लिखेगा त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक ना। आपको इतना लिख देना है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक ना। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कोण का स्क्वायर, इसमें कोण क्या है AB का स्क्वायर बराबर क्या होते हैं, लंब का स्क्वायर। इसमें लंब क्या है, लंब आप इसको मान लीजिए AC, तो AC का स्क्वायर होता है प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर, तो आधार क्या आपका ये CB, तो CB आपको BC लिख सकते हैं, ठीक ना। आपको BC चाहिए ना इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर CB चाहे BC कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक ना, CB का स्क्वायर, ठीक है, हो गया, मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। अब चलिए इसका तो AB का AB स्क्वायर रन दीजिए। देखिए ये वाला हमको ये करना है ना, देखिए ये वाला तो समान चल रहा है ना, ठीक है, बराबर चिन्ह है, ठीक ना। AC का AC स्क्वायर रन दीजिए प्लस आप CB को कुछ और लिख सकते हैं, आप CB को कुछ और भी लिख सकते हैं। देखिए आप CB को AC भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको दिया है दोनों बराबर हैं, ठीक ना। तो आप CB के स्थान पर भी क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। तो आप इसके स्थान क्या लिख दीजिए, AC लिख दीजिए, ठीक ना। अब इसका क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, क्योंकि स्क्वायर तो स्क्वायर में कर दिया। देखिए AB स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए एक AC और एक AC कितना है, 2AC स्क्वायर हो जाएगा ना, 2AC स्क्वायर, ठीक है। देखिए आपको यही चाहिए था, ठीक है। लिखेगा इति सिद्धम, इसको अब लिखना जरूरी है, ठीक ना। लिखेगा इति सिद्धम हेंस प्रूव्ड, ठीक ना। अब आपको इसमें 2 नंबर पूरा फुल मिलेगा, ठीक ना। तो चलिए हमने कुछ नहीं किया, पहले जो दिया था उसको हमने लिख लिया है, ठीक ना। सिद्ध क्या करना था, AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, हमने इसको भी लिख लिया, ठीक है। अब हमको दिया क्या था, दिया है ना कि समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है कि कोई दो भुजा बराबर होती हैं, हमने AC को और CB को बराबर रख लिया, ठीक ना। अब समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, उसमें क्या कर दिया, पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया है, उसमें क्या किया हमने सॉल्व कर दिया है। और यहाँ का CB के जगह हम AC रख दिए हैं, और देखिए AC कितना 2AC स्क्वायर हम कर दिया, बस आपका ये आ गया है, ठीक है। अब चलिए हम इस तरह अगले प्रश्न करते हैं। देखिए घनवक्र है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब आपको बेलन का, आप बेलन सभी लोग अपने घर में देखे होंगे, तो क्या करना, उनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। वक्र इसका चारों तरफ का, ठीक ना। जैसे मान लीजिए अभी उसको कर दिया, जैसे मान लीजिए एक बेलन है, ठीक ना, ये क्या है, एक बेलन है, ठीक ना। एक आपका क्या है, बेलन है, इसकी त्रिज्या कितना दी है, इसकी त्रिज्या आपको दिया है, आपको त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ठीक ना। और इसकी ऊंचाई कितनी दी है, इसकी ऊंचाई आपको दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक ना, 14 सेंटीमीटर, ठीक ना, हो गया। और देखिए अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि इसके चारों तरफ का, ना इसको भी नहीं लेना है ना इसको लेना है, इसको बस चारों तरफ का, इसके बस चारों तरफ का, ठीक ना, समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए पेन है, इसके पेन के चारों तरफ को क्या, तो इसको और इसको क्या करना, इसको काउंट नहीं करना, बस इसके चारों तरफ ये वाला, ठीक ना, ये वाला, ठीक ना। तो वही चारों तरफ को निकालना है, ठीक है। तो आपने बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आप सूत्र जानते होंगे, क्या होता है, 2πr/h, ये बेलन क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। आपको याद रखना, इससे एग्जाम में 4 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। तो देखिए 2 का 2 लिख दिए, गुणे पाई का मान क्या होता है, पाई का मान आप कह रहे 22/7 सभी लोग जानते होंगे, इंटू आर में क्या है, यहाँ पर त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितना दिया है 4, और एच मीन्स क्या, हाइट मीन्स ऊंचाई कितना दिया है 14, ठीक ना। ऐसा कर लिया आप, यहाँ काट लीजिए, 7 दूनी 14, सॉरी थोड़ा लंबा हो गया, ठीक ना, 7 दूना 14, ठीक है। अब देखिए 22 दूना 44, ठीक ना, और 4 दूना
8, ठीक ना। और जब इसे गुणा कराएंगे तो 8 चौको 32 के 2 हासिल 3, 8 चौको 32, 32 3 35, क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। बस आपका यही आंसर होगा, ठीक ना। देखिए बहुत आसान था, हमने बस क्या किया, उसके हमको त्रिज्या दिया था, ऊंचाई भी दिया था, हमने सूत्र लगा दिया 2πr बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ही होता है, हमने लगा दिया, ठीक ना। हमने मान रख दिया 7 से हमने 14 काट लिया 2 बार में, ठीक ना। 4 दूना देखिए 4 दूना 8, ठीक है, और 22 दूना 44 का गुणा करा दिया हमने 352, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए देखिए हम इसमें आपको तीसरे पार्ट को हमने पूरा करा दिया, ठीक ना। हम अब अगले वीडियो हम लोग चौथे खंड को करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।